हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज साहित्य की जो होगी लगभग लास्ट क्लास होगी, क्योंकि साहित्य से जो मैंने इंपॉर्टेंट था उसको मैंने पूरी तरीके से जो है पढ़ा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने छायावादी पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगतिवादी प्रगतिवादी युग। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कि प्रगतिवादी युग जो है 1939 से लेकर के अब तक चल रहा है। कहीं कहीं 1937 दे रहा होगा। तो प्रगतिवादी युग कहने का मतलब क्या है कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक शोषक है, एक शोषित है। तो शोषक और शोषित समाज को लेकर के, शोषक और शोषित समाज को लेकर के समाज के अंतर्गत जो विचारधाराएं चली, उसी विचारधारा को प्रगतिवादी युग कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि शोषक एवं शोषित समाज को लेकर शोषक एवं शोषित समाज को लेकर समाज में जो विचारधाराएं चली, उसे प्रगतिवादी युग कहा गया। प्रगतिवादी युग कहा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, दो भाई थे, जहीर और सज्जाद। दोनों भाइयों ने मिलकर के विदेश में लंदन में जाकर के 1935 ईस्वी में एक इंडियन प्रोग्रेसिव सोसाइटी एसोसिएशन की क्या करते हैं, स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बताइए लंदन में 1935 ईस्वी में लंदन में 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर एवं मुल्कराज आजाद ने इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की है। दो भाई जिनका नाम था सज्जाद जहीर और एक का नाम था मुल्कराज आजाद, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के लंदन में गए और लंदन में वहां पे 1935 ईस्वी में एक ऐसे संगठन की स्थापना की है जिस संगठन का नाम था इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था। ठीक है। और देखिए, इस प्रगतिवादी युग को लेकर के प्रथम अधिवेशन जो होता है दोस्तों, वो हुआ लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन जो हुआ लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन किए? अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे आपके मुंशी प्रेमचंद जी। अध्यक्षता हुई और जिसकी अध्यक्षता का किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। अब देखिए,
एक और समय था कि 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ, और इसी प्रकाशन के साथ साथ जो है प्रगतिवादी युग भी क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। हम कह सकते हैं कि 1943 ईस्वी 1943 में प्रथम तार सप्तक की प्रकाशन के साथ साथ प्रगतिवादी युग का प्रकाशन हुआ। अब जो दोस्तों हम प्रगतिवादी युग के अंतर्गत अनेक कवियों के बारे में जो है, लेखकों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों प्रगतिवादी युग के अंतर्गत सबसे पहले कवि, इनमें हम रखेंगे कवि या लेखक नागार्जुन। देखिए दोस्तों नागार्जुन का जो जन्म हुआ है वह 1911 कहीं 1910 देता है। इनका वास्तविक नाम जो है, ठीक ना, इनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ है। और चूंकि इनका जो जन्म हुआ 1911 कहीं 1910 में देता है, और किस गांव में हुआ था, तो तरौनी, दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो होती है वह कहाँ हो जाती है, तो इनकी मृत्यु जो होती है 1198 ईस्वी में होती है। तो आइए देख लेते हैं जन्म 1911 कहीं 10 देता है, ठीक है। 1911 ईस्वी दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ है, ठीक है। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 1198 ईस्वी, ओके। उसके बाद यदि बात कर लेते हैं फिर हम कि इनका वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम जो है दोस्तों इनका है वैद्यनाथ। इनका वास्तविक जो नाम था वह क्या था, वैद्यनाथ था, वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। अब इनकी हम रचनाओं के बारे में देखेंगे कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी जो है रचनाएं किए थे। तो काव्य देख लेते हैं, है ना। काव्य में है इनकी युगधारा, सप्तरंग पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। देखते हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा प्यासी पथराई आंखें। उसके बाद बात कर लेते हैं तो सप्तरंगे पंखों वाली, सप्तरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, सप्तरंग पंखों वाली, ठीक ना। तालाब की मछलियां। उसके बाद तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, ठीक ना। खिचड़ी विपल्लव देखा हमने हजार, खिचड़ी विपल्लव देखा हमने हजार। और इसमें देता है हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार
बाहों वाली, ये जो थी दोस्तों इनकी क्या थी, रचनाएं थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो है देखने को मिला है। हजार हजार बाहों वाली, ये जो थी इनकी रचनाएं थी। अब देखते हैं कविताएं कौन कौन सी है इनकी, कविताएं देख लेते हैं दोस्तों। कविताएं, बादल को घिरते देखा इनकी रचना है। बादल को घिरते देखा, एक और है आओ रानी हम ढोए पाल की, आओ रानी हम ढोए पाल की, ठीक है। बादल को घिरते देखा, आओ रानी हम ढोए पाल की, हरिजन गाथा, हरिजन गाथा, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा, आओ रानी हम ढोए पाल की, और एक है हरिजन गाथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हरिजन गाथा। और उसके आता है एक और अकाल एवं उसके दाव, अकाल एवं उसके दाव, अकाल एवं उसके दाव। इतनी जो रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देख लिया फिर से, नागार्जुन जी का जन्म जो हुआ वह 1911 कहीं कहीं 10 देता है, ठीक ना, दरभंगा जिले के तरौली नामक गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1198 में हुई। उसके बाद जो है इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, काव्य कौन कौन सा है, युगधरा है, प्यासी पतराई आंखें है, सप्तरंगे आंखों सप्तरंगे पंखों वाली है, फिर आपकी है तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी पिपल्ला, देखना देखना हमें हजार, ठीक है, खिचड़ी देखा हमने हजार। उसके बाद जो है हजार हजार बाहों वाली। कविताओं में आता है बादल को घिरते देखा, आओ रानी हम ढोए पाल की, और इसके बाद जो है एक हरिजन गाथा, अकाल एवं उसके दाव। ये जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन सा है देखिए, महत्वपूर्ण कौन कौन सा, बादल को घिरते किसने घिरते देखा, सप्तरंगी पंखों वाली, और इसमें जो है फिर युगधारा जो है महत्वपूर्ण है, और एक है हरिजन गाथा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल का, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1911 ईस्वी में, और मृत्यु जो है सन 2000 में हो गई, ठीक ना। इनकी रचनाएं देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकी टॉपिक नहीं बनती है, तो इसलिए हम देख लेते हैं कि मरे कब जिए कब। तो जन्म, मृत्यु, जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद इनकी काव्य देख लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आएगा और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो जन्म जो हुआ 1 अप्रैल 1911 में, मृत्यु जो होती है इनकी 2000 ईस्वी में हुआ, मृत्यु जो है सन 2000 ईस्वी में हो गया। काव्य कौन कौन सी आती है, ठीक है ना। तो युग की गंगा, नीड का बादल, युग की गंगा, नीड का बादल, युग की गंगा, नीड का बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं,
और एक है अपूर्वा। कौन सा है? अपूर्वा। युग की गंगा, नीड के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और अपूर्वा। अपूर्वा के लिए इनको ज्ञानपीठ साहित्यिक पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ज्ञानपीठ साहित्यिक पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ साहित्यिक पुरस्कार मिला। अब देखते हैं दोस्तों, आते हैं कवि वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह वासुदेव सिंह की मृत्यु की बात कर लेते हैं तो वासुदेव सिंह जी का जो जन्म हुआ 1917 ईस्वी में होता है, ठीक है, सुल्तानपुर। और इनकी मृत्यु जो हुई वह होती है 2007 ईस्वी में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जन्म, और यहाँ पे लिख देता हूं मृत्यु। ठीक है, देखिए जन्म की बात कर रहे हैं तो इनका जन्म हुआ 1917 ईस्वी में और मृत्यु जो है 2007 में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सुल्तानपुर में हुआ था, सुल्तानपुर में हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी इनकी गाजियाबाद में हुई थी, गाजियाबाद। यदि इनके उपनाम की बात कर लेंगे कि इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम आता है त्रिलोचन। त्रिलोचन इनका उपनाम जो था वह क्या था? त्रिलोचन था। इनकी काव्य देख लेते हैं, काव्य की बात कर लेते हैं इसमें। तो काव्य में आते हैं, काव्य में कौन कौन सा आएगा? तो आता है आपका धरती, धरती के बाद आता है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, धरती, गुलाब और बुलबुल, ठीक ना। मिट्टी का बारूद, मिट्टी का बारूद, गजले और फुलवारियां, गजले और फुलवारियां, मिट्टी का बारूद, गजले और फुलवारियां। ठीक है दोस्त, अब देखिए इनको और कुछ नाम दिया गया है। तो त्रिलोचन जी को, मतलब केदारनाथ सिंह जी को, सॉरी वासुदेव सिंह जी को, इनको धरती का कवि कहा जाता है और चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वासुदेव को धरती का कवि एवं वासुदेव को धरती का कवि एवं चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता है, शब्दकोश। धरती का कवि, ये एक टॉपिक हुआ। और दूसरा टॉपिक क्या हुआ? चलता फिरता शब्दकोश। इनसे ये प्राप्त होता है कि चलता फिरता शब्दकोश किसको कहा गया है और जो है धरती का कवि किसको कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्रयोगवाद। ठीक है ना, प्रगतिवादी देख लिए, अब हम देखेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद अब देखिए 1943 ईस्वी में जब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ठीक है ना, 1943 में जब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, उसी समय से
हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोगवाद का जन्म हुआ और इसके जनक माने गए कौन? अज्ञे जी। ठीक है ना, तुम लिख देते हैं प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक अज्ञेय जी हैं। जिसके जनक कौन है? अज्ञेय। जिसके जनक कौन माने गए थे दोस्तों? तो अज्ञेय जी माने गए थे। अब देखिए कुल कितने तार सप्तक जो है प्रकाशित किए गए, तो हम कह सकते हैं कि कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित किए गए। कुल 4 तार सप्तक जो है प्रकाशित किए गए, है ना, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं हैं, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है, और इन चारों तार सप्तक को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना, चारों तार सप्तक को प्रकाशित करने वाले 4 तार सप्तक का संपादक, 4 तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया। अज्ञेय जी ने किया था। ठीक है ना, प्रथम जो हुआ 1943 में हुआ, दूसरा तार सप्तक जो हुआ 1951 में हुआ, और तीसरा जो हुआ 1959 में हुआ, और चौथा जो हुआ 1979 में हुआ। ये चारों तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञेय जी के द्वारा किया गया, और इनको जो है प्रयोगवाद का जनक माना गया है। और प्रथम तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 1943 से लेकर के 4 तार सप्तक हुए, तो कितने का अंतर है? 43 से 50, 8 साल का इसमें है, 8 साल का इसमें है, और इसमें देखा जाए तो इसमें ज्यादा का अंतर हो गया है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि तार सप्तक से हमने प्रयोगवाद से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसको मैंने बता दिया। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आता है आपका, यदि हम अज्ञेय जी की बात कर लें तो अज्ञेय जी का नाम जो था वास्तविक नाम, इसको मैं इरेज करता हूं पहले। यदि मैं यहां पे अज्ञेय जी को देखूं, अज्ञेय, इनका वास्तविक जो नाम है, अज्ञेय का वास्तविक नाम तो इनका वास्तविक नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या था? अज्ञेय था। अब इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो इनकी रचनाएं क्या क्या लिखी इन्होंने देख लेते हैं हम लोग। तो अग्निदूत, उसके बाद दूसरी है चिंता, अग्निदूत, चिंता,
इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद आता है एक और, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। और एक और आता है कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ लंबी लंबी कविताएं भी लिखा, तो लंबी कविताएं कौन कौन सी आती है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। लंबी कविताएं, असाध्य पीड़ा, असाध्य पीड़ा। दूसरी है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, असाध्य पीड़ा, आंगन के पार द्वार, ठीक ना। असाध्य पीड़ा और आंगन के पार द्वार पर इनको 1964 ईस्वी में ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जो है मिलता है। ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जो है इनको क्या किया, मिला। दूसरी बार जो है कितनी नाव में कितनी बार, इसको भी जो मिला 1978 में, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये जो था दोस्तों, अज्ञेय जी के देख लिया हम लोगों ने, वास्तविक नाम सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना, अज्ञेय जी था। इनकी रचनाएं क्या है, अग्निदूत है, अग्निदूत कितनी नाव में कितनी बार है, हरी घास पर क्षण भर है, इत्यलम है चिंता है, ठीक ना, ऐसा कोई घर आपने देखा। लंबी कविताओं में आता है असाध्य पीड़ा और आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार को 1964 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जबकि कितनी नाव में कितनी बार जो है उसके लिए मिला आपको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध, पूरा नाम देख लेते हैं यहाँ पे मुक्तिबोध का पूरा नाम। गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका वास्तविक नाम था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका वास्तविक नाम था। और इनकी काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो काव्य संग्रह में आता है, काव्य संग्रह में इनका सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। और एक आता है धूरी धूरी, धूरी धूरी धाक धूल, धूरी धूरी धाक धूल जो है इनकी काव्य संग्रह है। और लंबी रचनाओं में आते हैं, लंबी रचनाएं, तो लंबी रचनाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सा आता है रचना। एक आता है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। दूसरी है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ठीक है। भूल गति,
दिमागी गुहा, भूलगति, दिमागी गुहा, उसके बाद है चंबल की घाटी में, ये जो है इनकी क्या है, लंबी लंबी रचनाएं हैं। तो लंबी रचनाएं हम लोगों ने देख लिया। देखिए कि फिर से इनका वास्तविक नाम जो था वह गजानन माधव मुक्तिबोध था। काव्य संग्रह क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा और धूरी धूरी धा धूरी। लंबी रचनाओं में आता है ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ठीक है, भूल गति, दिमागी गुहा, चंबल की घाटी में। ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह देखेंगे हम। यहाँ पे क्या देखेंगे, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं। उसके बाद है इतने पास अपने, इतने पास अपने। ये इनकी क्या है, काव्य संग्रह है कि चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, ठीक है। अमन का राग, अमन का राग। और इन कवि को, ठीक ना, शमशेर बहादुर सिंह को जो है, ठीक ना, शमशेर बहादुर सिंह को दोआब का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को दोआब का कवि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनको क्या कहा गया है, दोआब का कवि, दोआब का कवि, दोआब का कवि कहा गया है। बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं अज्ञे जी को कवियों का कवि कहा गया है, कवियों का कवि कहा गया है। अज्ञे जी को कवियों का कवि कहा गया है और शमशेर बहादुर सिंह जी को दोआब का कवि कहा गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम धर्मवीर भारती जी को, धर्मवीर भारती जी को देखेंगे कि इनकी रचनाएं जो है कौन कौन सी है। धर्मवीर भारती, अब देखिए इनकी मृत्यु जो हुई, जन्म जो हुआ इनका जो जन्म होता है वह 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। जन्म 1926 ईस्वी, इलाहाबाद, बोले तो प्रयागराज। और मृत्यु जो है 1997 ईस्वी में हुआ, ठीक है। क्योंकि इनका जन्म और मृत्यु माता पिता से पूछेगा नहीं, क्योंकि उतना उसके पास जो है ये चीजें नहीं है। तो जन्म देख लिए और मृत्यु देख लेते हैं। उसके बाद हम इसमें आपको दिखाते हैं काव्य संग्रह, ठीक है ना। काव्य संग्रह में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें आता है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। उसके बाद 7 गीत वर्ष आता है। सपना अभी भी आता है, एक सपना अभी भी। उसके बाद एक और है कनुप्रिया, कनुप्रिया। कनुप्रिया के अंतर्गत है आपका क्या, खंड काव्य,
खंड, कनुप्रिया जो है एक खंड काव्य है। और एक आता है अंधा युग, इनकी काव्य संग्रह में आता है अंधा युग। और यह अंधा युग जो है, हम कह सकते हैं कि अंधा युग जो है महाभारत की कथा पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है। ठंडा लोहा, सातगीत वर्ष, सपना अभी भी, कनुप्रिया, कनुप्रिया खंड काव्य है, जबकि अंधा युग जो है यह महाभारत की कथा पर क्या है, आधारित एक रचना है। उपन्यास देख लेते हैं धर्मवीर भारती जी का। कौन कौन से उपन्यास है इनका महत्वपूर्ण आता है उपन्यास। गुनाहों का देवता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता। और एक है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। और एक है गुनाहों का देवता। और इन्होंने क्या किया, धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया, ठीक ना। धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। ये जो था धर्मवीर भारती जी से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें पूछा जाने वाला जो है गुनाहों का देवता जो है क्या है, उपन्यास है, किसका है, धर्मवीर भारती जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है, उपन्यास है, किसका है, तो धर्मवीर भारती जी का। उसके बाद जो है ठंडा लोहा पूछा गया है, अंधा युग पूछा गया और कनुप्रिया पूछा गया है। यहाँ इसको अभी तक जो है मतलब जनरली पेपर में जो है नहीं देखा गया है। अब इसमें हम देखेंगे एक और कवि जो आते हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। इनकी रचनाएं डायरेक्ट देखेंगे जन्म, क्योंकि ये तो विलुप्त कवियों की तरह है, ठीक ना। इनका है सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप इनकी एक रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध एक दूसरी हो गई, आत्महत्या के विरुद्ध। और यदि एक तीसरी बात कर लेते हैं, है ना, लोग भूल गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। और इनको मिला है साहित्यिक पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार मिला है, इस पर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। लोग भूल गए हैं, इस पे साहित्यिक पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, अन्य कवि पर। अन्य में आ जाएंगे आपका केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ सिंह। इनकी हम डायरेक्ट बात करेंगे काव्य संग्रह में। अभी बिल्कुल अभी उसके बाद आता है जीवन, सॉरी जीवन नहीं, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। और आता है अकाल में सारस, अकाल में सारस, यहां से देखो, यहां से देखो, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, ये सारी चीजें जो है ये केदारनाथ सिंह द्वारा
लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो है उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बाप जो है ये क्या है, लंबी कविताएं हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कौन, तो केदारनाथ के बाद पढ़ेंगे हम लोग कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचनाएं देख लेते हैं। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के बाद आती है आत्मजयी। आत्मजयी, और आत्मजयी पे इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला हुआ है। तो हमने देखा चक्रव्यूह, आत्मजयी। उसके बाद आता है कोई दूसरा नहीं, है ना, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। और इनको जो है 1995 में इस पर, ठीक ना, 1995 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद एक और रचना आती है इनका, वज्रस्रवा के बहाने, वज्रस्रवा के बहाने। और 2005 का, इनको 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद एक और है सर्वेश दयाल सक्सेना, सर्वेश दयाल सक्सेना। सर्वेश दयाल सक्सेना। और इनकी जो है रचनाएं कौन कौन सी है, तो बांस का पुल, बांस का पुल, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, और एक और आता है खूंटी पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। दोस्तों ये जो है आपकी सुपर टेट एंड यूपी टेट को देखते हुए जितनी भी साहित्यिक चीजें थी, जो भी साहित्यिक जीवन परिचय था, मैंने बहुत ही संक्षिप्त और मैं सिर्फ 12 वीडियो के अंतर्गत जो है कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा देखें, और इससे कहीं ना कहीं जो होगा आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप एक चीज को ढूंढ करके पढ़ने जाएंगे, जिस चीज को मैंने खुद ही क्या कर दिया है, आपको एक जगह संकलित कर दिया है। और यही से जो होती है साहित्यिक जो होती है चैप्टर को क्लोज किया जाता है, फिर नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।